हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो कि सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसमें सॉल्यूट कितना है, सॉल्वेंट कितना है, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो जो पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हम डिस्कस करेंगे वो होगी W/W%। अब इस W/W%, वेट बाय वेट परसेंट का क्या मतलब है? देखो, अगर हम मान रहे हैं कि हमारे पास सॉल्यूशन का वेट है W सॉल्यूशन, ठीक है, और इस W सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है? W सॉल्यूट प्रेजेंट है। मतलब कि जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो हम मान रहे, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W सॉल्यूट से, और जो मास ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं W सॉल्यूशन से। तो अगर W सॉल्यूशन उसका वेट है तो उसमें W ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, ठीक है। तो 1 ग्राम अगर हम सॉल्यूशन लेंगे तो उसके अंदर कितना प्रेजेंट होगा सॉल्यूट? W सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही अगर हम माने 100 ग्राम हम लोगों ने सॉल्यूशन लिया तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यानी कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम बोलते हैं W/W%, वेट बाय वेट परसेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो W/W% क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट होगा, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास 20% W/W NaOH सॉल्यूशन है तो उसका क्या मतलब है कि हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें हमारा 20 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है, यानी कि NaOH है, ठीक है। तो 20 W/W% NaOH सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है किसमें? 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सॉल्यूट का 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा 100 - 20 यानी कि 80। तो सॉल्वेंट का मास भी इससे हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म थी जब हम क्या करते हैं? सॉल्यूशन को वेट बाय वेट परसेंट की टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है? W/V%, W/V%। अब W/V% का क्या मतलब है? यहाँ पे हमने क्या लिया था? जो सॉल्यूशन था उसका मास लिया था। ऐसे ही अगर हम वॉल्यूम कंसीडर करके चले कि हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है, उसमें इतना वेट प्रेजेंट है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W/V% की टर्म्स में। तो ये W/V% क्या होगा? W/V% होगा कि हमारे पास सॉल्यूट का मास कितना है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जितना सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, इनटू 100। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हमारा 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, वो रिप्रेजेंट करता है W/V%, ठीक है। तो ये सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई। ऐसे ही अगर हम लोग थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे चलते हैं तो थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है V/V% की। V/V%, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो भी लिक्विड होगा तो हम उसका वॉल्यूम बताएंगे, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि 20 V/V% तो उसका क्या मतलब है? देखो, इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जितना हमारे पास सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये होगा क्या? V/V%, ठीक है। तो हमने 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, W/W%, W/V% और V/V%। W/W% क्या बताता है कि हमारे पास अगर 20 W/W% सॉल्यूशन है तो मतलब कि उसमें 20 ग्राम NaOH होगा और 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। ऐसे ही अगर हम बोले 20 W/V% यानी कि 20 ग्राम NaOH होगा, लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? 100 ml होगा, कि 100 ml में कितना सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? ये जो दो टर्म्स है हमारी W/V% और W/W%, इन दोनों को रिलेट करते हैं, ठीक है। कैसे इन दोनों को रिलेट करेंगे? देखो, यहाँ पे थर्ड हम क्या करेंगे? W/V% को रिलेट करते हैं W/W% से, ठीक है। अब देखो, हमें सबको पता है कि हम डेंसिटी को कैसे रिलेट करते हैं। जो सॉल्यूशन की डेंसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे? जितना सॉल्यूशन का मास है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम जितना है, ठीक है। अब यहाँ पे W/V% में ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम क्या करें? इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को इधर रिप्लेस कर दे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी जो है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? वेट ऑफ सॉल्यूशन, और ये डेंसिटी ऊपर चली जाएगी, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन
इंटू 100, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को इस तरीके से लिख दिया। अब इस टर्म को हम लोग W बाय W परसेंट भी लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लोग W बाय W परसेंट लिख सकते हैं। तो वही करते हैं, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं W बाय W परसेंट इंटू डेंसिटी, यानी कि W बाय V परसेंट को हम W बाय W परसेंट से कैसे रिलेट कर सकते हैं? W बाय V परसेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि W बाय V परसेंट इज इक्वल टू W बाय W परसेंट इंटू डेंसिटी। हमने क्या किया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंट से और डेंसिटी से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में W बाय W परसेंट गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, हमें बोले कि W बाय V परसेंट बताओ, तो इस फॉर्मूले से इजीली बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यानी कि हमने अब क्या किया, पहले 3 कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी और फिर उनमें हमने रिलेशन बताया। अब हम हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स भी पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? ठीक है, क्या होती है मोलैरिटी? देखो मोलैरिटी क्या बताती है कि अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। अगर हम बोले कि हम 2 मोलर HCl बना रहे हैं, तो इस 2 मोलर HCl का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने 1 लीटर HCl सॉल्यूशन लिया है और उसमें 2 मोल HCl के प्रेजेंट है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि हमने 1 लीटर HCl सॉल्यूशन लिया है, उसमें 2 मोल प्रेजेंट है, किसके? HCl के। हम बोल रहे हैं कि हमने 2 मोलर NaOH बनाया, तो यानी कि उसमें 2 मोल प्रेजेंट है NaOH के, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? सॉल्यूशन जो ओवरऑल सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम है 1 लीटर। तो यानी कि ये मोलैरिटी क्या बताती है? कॉन्सेंट्रेशन बताती है, किसकी टर्म्स में? सॉल्यूट की टर्म्स में। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमने क्या रख दिया? 1 लीटर रख दिया। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? मोलैरिटी बताती है कि हमारे पास सॉल्यूट के कितने मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में ही होना चाहिए। अगर हम ml में ले रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट के कितने मोल्स होंगे, और अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूट के मोल्स हमको पता ही है क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ml में है तो ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया क्या, मोलैरिटी का। ठीक है, तो ये हुई हमारी 4th कंसंट्रेशन टर्म। अब इस 4th कंसंट्रेशन टर्म्स को हम क्या करेंगे, इसको हम अब रिलेट करेंगे किससे? W बाय W परसेंट से और W बाय V परसेंट से। अगर एक से भी रिलेट होगा तो दूसरे से तो अपने आप ही हो जाएगा। तो वही करना है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मोलैरिटी को अब रिलेट करना है W बाय W परसेंट से और W बाय V परसेंट से। मोलैरिटी क्या होती है, जितना हमारे पास सॉल्यूट का मास होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जितना हमारे पास सॉल्यूट का मोलर मास होगा, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब W बाय V परसेंट क्या होता है, W बाय V इंटू 100। अब यहाँ पे W बाय V वाली टर्म तो है लेकिन 100 वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे W बाय V परसेंट अगर हम लोग लिख रहे हैं, इसको हम W बाय V परसेंट मानेंगे तो यहाँ इंटू 100 होगा, और इस 100 को हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। बहुत ही सिंपल है। देखो तो यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं W बाय V परसेंट से, तो ये क्या हो जाएगा, W बाय V परसेंट, और ये क्या बच जाएगा ऊपर 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी मोलैरिटी। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोलैरिटी को रिलेट कर दिया W बाय V परसेंट से। अब W बाय V परसेंट को तो हमने W बाय W परसेंट से रिलेट कर ही रखा था, वो फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, W बाय V परसेंट क्या होता है, अभी मैंने बताया, W बाय W परसेंट इंटू डेंसिटी, अभी हमने डिराइव किया था। तो वही सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे अगर हम W बाय V परसेंट को रिप्लेस कर दे W बाय W परसेंट से, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मोलैरिटी क्या होगी, W बाय W परसेंट इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, मोलैरिटी को रिलेट किया W बाय V परसेंट से और W बाय W परसेंट से। तो कभी भी क्वेश्चन में आपके पास डेंसिटी गिवन हो, वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, तो समझ लेना कि मोलैरिटी गिवन है।
या फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन हो तो भी समझ लेना मोलैरिटी गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में वो डायरेक्टली कभी नहीं देगा मोलैरिटी, हमेशा हमेशा क्या देगा, वेट बाय वेट परसेंट देगा और डेंसिटी दे देगा, और आगे वो आपसे क्वेश्चंस पूछ लेगा। जब हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की तो हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, मोलैरिटी को W/W% से और W/V% से रिलेट कर दिया। अब हम हमारी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। ये हमारी फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, मोलैलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगर हम 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उस 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट, कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मोलैरिटी में हम लोग क्या कर रहे थे, जितना हमने टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया है उसमें हम बता रहे थे कि सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे, लेकिन मोलैलिटी में हम लोग जितना सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, अगर हम 1 kg सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उस 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट होंगे वो डिफाइन करते हैं। तो मोलैलिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, जितने हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय जितना हमारे पास सॉल्वेंट का मास होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और पहले वो लीटर में लेना था, ये केजी में लेना है। अगर ये ग्राम्स में है तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास मोलैलिटी का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं, हम लोग सॉल्यूशन का मास नहीं ले रहे। अगर सॉल्यूशन का ले रहे थे तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस W/W% या W/V% से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम सॉल्वेंट का मास ले रहे हैं तो इसलिए हम लोग W/W% से या फिर W/V% से रिलेट नहीं कर सकते। तो ये टोटल हमने अभी तक 5 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ी, W/W%, W/V%, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, एंड इनके जो आपस में रिलेशंस थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं। डेंसिटी गिवन होगी, वेट बाय वेट परसेंट गिवन होगा, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में, कि अगर मोलैलिटी और मोलैरिटी को हम लोगों ने रिलेट करना है तो वो हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। अब मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसको हम लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, जितना हमारे पास सॉल्वेंट का मास है केजी में। ठीक है, इनटू 1000 कर देते हैं अगर ये ग्राम्स में होगा तो। ठीक है, और मोलैरिटी क्या होती है, जितना हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो देखो मोलैरिटी का क्या मतलब है, मोलैरिटी को हम लोग बोलते हैं कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम मोलैरिटी को m मान रहे हैं, मोलैरिटी को अगर हम लोग m मान रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास m मोल्स होंगे, हमारे पास m मोल्स होंगे। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब टोटल मोल्स कितने हैं यहाँ पे, टोटल मोल्स है हमारे पास m। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन के वेट में से अगर हम लोग सॉल्यूट का मोल्स माइनस, सॉल्यूट का वेट माइनस कर दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हम कैसे निकालेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें पता ही है, हमें पता है क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं जितना सॉल्यूट का मास होगा डिवाइडेड बाय जितना सॉल्यूट का मोलर मास होगा। ठीक है, अब देखो सॉल्यूट के मोल्स हमने कितने माने हैं, यहाँ पे हमने माना है कि m मोल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको m से रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो हम वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे ये m क्या है, m यहाँ पे है मोलैरिटी। ठीक है, अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पे सॉल्यूशन का वेट। ठीक है, अब सॉल्यूशन का वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना माना है, 1 लीटर माना है। ठीक है, और डेंसिटी d। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 लीटर। अब हम यहाँ पे ग्राम्स में ले रहे हैं क्योंकि हमने ग्राम्स में लिया था वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो फिर वॉल्यूम में किस में लेंगे, ml में।
तो फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने कितना लिया 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो ये हो जाएगा 1000 इंटू डी। तो वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं 1000 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट कर लिया 1000 इंटू डी, डी डेंसिटी है यहाँ पे, माइनस m इंटू जितनी हमारी मोलैरिटी है इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो हमने क्या किया, सॉल्वेंट का जितना मास था वो कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, सॉल्यूट के जितने मोल्स है वो कितने हैं, m ही है जितनी हमारी मोलैरिटी थी। तो अगर हम इसमें रिप्लेस कर दे तो हम क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी, यहाँ पे ये मोलैरिटी है, हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को मोलैरिटी से बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट को रिप्लेस कर दो m से, क्योंकि यहाँ पे हमने m मोल्स लिए हैं जो कि किसके इक्वल है, मोलैरिटी के इक्वल है। तो m इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डी माइनस m इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, अब मोलैरिटी को किससे रिलेट किया है, मोलैरिटी से रिलेट कर दिया है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में अगर आपके पास गिवन हो क्या, मोलैरिटी और डेंसिटी, तो आप क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिंपल ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब मोलैरिटी और मोलैरिटी को आपस में रिलेट किया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो एक और टर्म यहाँ पे आती है, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि उस सब्सटेंस की डेंसिटी जितनी है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, ये सिर्फ और सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। अगर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है तो वाटर की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब कोई सब्सटेंस है, जैसे हम बोले कि उसकी डेंसिटी कितनी है 2 ग्राम पर ml। ठीक है, अब देखो डेंसिटी की यूनिट, उस सब्सटेंस की डेंसिटी की यूनिट ग्राम पर ml, नीचे वाटर की डेंसिटी की यूनिट भी क्या हो जाएगी, ग्राम पर ml, तो यूनिट तो कैंसिल हो जाएगी। यानी कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो अगर किसी सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो 2 ग्राम पर ml है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। क्यों, क्योंकि ये तो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, वाटर की डेंसिटी से हमने डिवाइड किया तो यूनिट तो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात करी किसके बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, इसको हम काई से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और उसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूट की टर्म्स में बताएं तो जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं कि उसमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि जितने उसमें सॉल्यूट के मोल्स होंगे डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स जितने होंगे, और टोटल मोल्स क्या होंगे, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम मोल फ्रैक्शन डिफाइन कर रहे हैं सॉल्वेंट के लिए, तो सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। अब यहाँ पे 2 ही कंपोनेंट है, ऐसा भी पॉसिबल है कि सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट हमारे पास 2 हो, सॉल्वेंट 1 हो, सॉल्यूट 3 हो, सॉल्वेंट 1 हो या सॉल्वेंट 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 ही कंपोनेंट, तो मैंने 2 कंपोनेंट की टर्म्स में डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो जब भी हम टोटल मोल फ्रैक्शन लिखेंगे, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट थे, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल तो 1 ही बन जाएगा। यानी कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, जो हमारा टोटल मोल फ्रैक्शन होता है। अब यहाँ पे एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, तो जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम 1 में से माइनस कर देंगे, सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट आ जाए तो उन तीनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा, जो chi1 प्लस chi2 प्लस chi3, तीनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, जिसके मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। यानी कि जितनी भी हमारे पास, अगर हमारे पास i कंपोनेंट्स प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, उन सभी के मोल फ्रैक्शंस का जो सम होगा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। और एक और छोटी सी बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो ये है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या, हमें बोला है कि सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का रेशो हमारे पास गिवन है।
ठीक है, तो ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशो है ये किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मोल्स के रेशो के इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन का रेशो गिवन है, हमारे पास मतलब क्या गिवन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल्स का रेशो। ठीक है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास एक NaOH का सॉल्यूशन है, तो उसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH है हमारे पास गिवन है 0.2। हमसे बोला है कि मोलालिटी बताओ, सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी, सॉल्यूशन की मोलालिटी कितनी होगी। ठीक है, तो देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है यहाँ पे 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस 0.2, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें हैं, दो ही कंपोनेंट्स है, एक NaOH सॉल्यूट है और दूसरा वाटर है, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो अगर इन दोनों का हम लोग रेशो ले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH बाय वाटर का रेशो क्या हो जाएगा 0.2 बाय 0.8 यानी कि कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो लेट कर लो यहाँ पे, अब ये जो मोल फ्रैक्शन का रेशो है यही मोल्स का रेशो होगा, ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो लेट कर लो कि मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं x, वाटर के मोल्स कितने हैं, यहाँ पे वाटर के मोल्स है 4x, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH लेट कर लो कितने हैं x और वाटर के मोल्स कितने हैं यहाँ पे 4x। अब मोलालिटी क्या होती है, मोलालिटी होती है हमारे पास क्या कि हमारे पास सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, तो सॉल्यूट के मोल्स है x डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का मास कितना है। अब यहाँ पे वाटर के मोल्स कितने हैं 4x, इसको इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब मोलर मास कितना होता है 18, तो 4x इंटू 18 इंटू 1000, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा और हमारी मोलालिटी आ जाएगी 1000/72। ठीक है, 1000/72। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन था, मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कितना है, हमने उससे मोलालिटी बताई, कैसे बताई, इनके मोल फ्रैक्शन का रेशो ले लिया, और जो मोल फ्रैक्शन का जो रेशो होता है वही किसके इक्वल होता है, मोल्स के रेशो के इक्वल होता है। तो उससे हमने क्या किया, मोलालिटी को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है जो किसी सॉल्यूशन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम एक क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म से। अगर आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज जो मैंने बताए वो भी पता है तो आपको बस पुट करना है और आंसर निकालना है। मेन ये है कि इन फॉर्मूलाज को याद रखना है और ये याद रखना है कि ये फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, ताकि अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाए तो आप 2 मिनट में उनको डिराइव करके फटाफट आप आंसर बता सके। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा गया है 2019 में ही जेईई मेंस में 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में। हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब देखो क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन है 0.1। ठीक है, मोलारिटी क्या होती है, जितना हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं जो कि हमें निकालना है, और जितना मोलर मास होगा, अब इस शुगर का मोलर मास कितना होता है 342। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना 342 होगा, और वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और स्कोरिंग है, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अगर हम 120 ग्राम ऑफ यूरिया 100,000 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और डेंसिटी हमें पता है, सॉल्यूशन की मोलारिटी बताओ। तो देखो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, और हमें जितना यूरिया हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पे 1000 ग्राम वाटर, तो मतलब जितना हमारे पास सॉल्वेंट का मास है वो गिवन है, और डेंसिटी गिवन है। मोलारिटी आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो डेंसिटी पता है, बाकी हम लोग W/W% निकाल के वो उस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, खुद करना है आपको ये क्वेश्चन, उसका यूज करके जो मैंने फॉर्मूला बताया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो सब मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो एप्लीकेशंस है, लाइक मोलारिटी की, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलारिटी कैसे चेंज होती है, 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो मोलारिटी कैसे चेंज होती है, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।